हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अवधेश कुमार, रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ मानपुर गया, यूट्यूब चैनल अवधेश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए सर, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप लोग को पता है कि रेलवे की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। दिन पर दिन हम डेली मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि सर अगर ज़्यादा समय अगर गवाइएगा तो दिक्कत आप ही का होगा। परीक्षा में मुश्किलों का सामना आपको ही करना पड़ेगा, आपके साथ कोई दूसरा जाने वाला नहीं है सर। तो मुश्किलों से लड़ने के लिए सीखिए, डरने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर सामने मुश्किल आता है तो मुश्किलें भी अगर किसी इंसान को अगर होती है या तो फिर आती है तो कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, ताकि वो इंसान संभल जाए। इसलिए आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और ऊर्जा और उमंग के साथ पढ़ा सकूं। तो चलिए अब हम आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता एक दुकानदार महिला ने 1000 रुपया की कीमत वाली फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेची है। फूलदान किस कीमत पर बेचा? सर 1000 की जगह 1100 कर लीजिएगा, वो मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में। माने कि 1100 रुपया का एक सामान है, क्रयमूल्य उस सामान का 1100 है। तो आप लोग जानते हैं सर कि क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि नियत का तुलना नियत से। तो हम लोग पढ़ते हैं जब लाभ हानि, तो लाभ हानि में क्रयमूल्य अपने आप में 100% माना जाता है। तो किताब कह रहा है क्रयमूल्य 1100 और हम नहीं बोलेंगे तो 100, 19% हानि पर बेचती है 81 में। ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 11 एकम 11, हाथ में 1, 11 एक 88 अब 1 89, और यही आपका आंसर है। चलिए सर हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4056 है, तो इसका आयतन होगा दशमलव के 2 स्थान तक। देखो बाबू, क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं। अगर यही कह देता कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन समस्या यहाँ कहता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4056 है। तो आप लोग जानते हैं सर कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, और यही दिया हुआ है 40.56। यही अगर सही दिया हुआ रहता 4056 खाली तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। अब इसको काट देंगे हम लोग, काटेंगे अगर इसको तो 6 छक 36, 4 बचेगा, 5 45 बचेगा, 7 छक 42, 6 छक 36, माने a स्क्वायर बराबर 6.76। तो a बराबर अगर इसका रूट किया जाएगा तो ये किसका है? 625 24 26 का, माने कि 2.6 इसका भुजा आ जाएगा। अब हम लोग से पूछा गया है कि इस घन का आयतन बताइए दशमलव में। अब बताइए सर, आप लोग जानते हैं कि घन के आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। भुजा बराबर हम लोग निकाले हैं 2.6 का क्यू। अब देखिए सर, इसको हम लोग क्यू करेंगे। अब आप लोग खुद सोच करके देखिए कि 26 के क्यू अगर करते हैं तो टाइम लगता है कि नहीं। तो एक गुण जरा सब दिमाग लगाइए। दशमलव के 2 ही स्थान है, लेकिन दिमाग भी काम नहीं करेगा सर, समझ गए। दशमलव के 2 ही स्थान तक है ये है। अगर इसमें कितनों भी दिमाग अगर लगा लीजिएगा तो कोई दिमाग काम करने वाला नहीं है, माने कि आपको पूर्ण रूप से करना ही पड़ेगा। अगर ये भी दिया हुआ रहता, पूरी भी अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ रहता तो दिमाग हम लोग लगा लेते, इकाई अंक से यूनिट डिजिट मैच करवा लेते। क्योंकि अगर क्यू करेंगे तो 6 एक ऐसा इकाई अंक है कि अगर क्यू कीजिएगा तो इकाई अंक के प्रश्न में हमेशा 6 रहेगा। क्यू कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, 6 का इकाई अंक कभी बदलता नहीं है। लेकिन दशमलव के 2 स्थान तक है, तो आप इसका आंसर 1758, और यही आपका आंसर है 17.58। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिएगा सर, इस क्वेश्चन में था क्या? कुछ नहीं था, लेकिन पॉइंट इतना दे ले सर, यही एग्जाम में आपको दिक्कत कर देगा 26 के क्यूए करने में। तो कौन सी दिक्कत करेगा यार? 26 का स्क्वायर आपको याद है, सामने यहाँ झलक ही रहा है। एक बार आवेरा में 26 से गुना कर देंगे
और पॉइंट बैठा देंगे, तो उतना काम आपको जल्दीबाजी में आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि 9,000 रुपया 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि क्रमिक ब्याज 9% और 12% है। ये भी निकटतम पूछा है। आप लोग को हम बोलते रहते हैं हमेशा कि अगर आप चाहिएगा कि गोल गोल कट जाए, गोल गोल घट जाए, गोल गोल जुट जाए, तो इसे दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आने वाला नहीं है। मूलधन 9,000 रुपया है सर, तो हम लोग बोलेंगे तो मूलधन 100, मूलधन का तुलना मूलधन से। अब ब्याज निकालना है तो 9% है और 12% है, तो सर अगर साधारण ब्याज रहता तो डायरेक्ट जोड़ देते, 12 और 9 21% हो जाता, क्योंकि मैं कल भी बताया था पिछला वीडियो में कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर बढ़ता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कभी बराबर नहीं बढ़ता है। तो ध्यान से समझिएगा सर कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। ये चक्रवृद्धि परसेंटेज में ये फार्मूला पढ़ना है। पहला साल में ब्याज 9% है, दूसरा साल में ब्याज 12% है। अब प्लस 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 9 गुने 12 बटा 100, 12 और 9 21 प्लस 12 टोटल से मनी 1.08, तो हमारा टोटल ब्याज आ गया 22.08%। ये 2 साल का ब्याज है। अब देखिए सर किताब कह रहा है मूलधन 9,000, हम नहीं बोलेंगे तो 100। किताब कह रहा है 9,000 और हम लोग बोलेंगे तो 100, और हम लोग से पूछा गया था कि ब्याज बताइए, तो हम लोग ब्याज निकाल करके लाए हैं 22.08%। अब यहां से पॉइंट अगर हटाइएगा बाबू तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19 और एक की 0 भी बचल है, तो पॉइंट यहां आ जाएगा। तो आपसे आंसर पूछा है कि लमसम में बताइए, तो आंसर हो जाएगा 1987, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए और इसके ऊंचाई को 10% से कमी कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। सर फिर से ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर क्वेश्चन वही फॉर्मूला पे आ गया है, समझ गए। चलिए ध्यान दीजिएगा, बेलन में सर इसमें 2 प्रश्न पूछा जाता है कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्षेत्रफल होता है सर बेलन का 2πr/h और आयतन होता है πr²h। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग मेंसुरेशन में भी पढ़ते हैं, परसेंटेज में भी पढ़ते हैं। फार्मूला इसका बनाने के लिए आता है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100, जो फार्मूला भी हम लिखे थे। सर अगर आप इस फार्मूला पे बनाइएगा तो सर ये पाई से और 2 से कोई मतलब नहीं है, ये पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। पाई से मतलब कब रखेंगे, जब इसी फार्मूला पे बनाना होता है, इसी फार्मूला पे आयतन निकालना पड़ता, तब पाई से मतलब रहता। लेकिन अगर आप इस फार्मूला पे बनाइएगा तो पाई से या तो फिर कोई पूर्णांक से या कोई डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। आराम से सिर्फ इसका यूनिट से मतलब रखना है। तो देखिए सर क्षेत्रफल अगर कहता तो एगो त्रिज्या है एगो आयतन है, तो बाबू त्रिज्या को 10% बढ़ाया है और ऊंचाई को 10% कमाया है, तो प्लस 10 हो जाएगा, आई माइनस 10 हो जाएगा। अब इस फार्मूला पर कंबाइन कर दीजिएगा तो प्लस 10 माइनस 10, 10 गुने 10 बटा 100, ये कट जाएगा एक बार में, तो 10 और 1 11, या तो ये भी कट जाएगा, माइनस 1% कमी, और क्षेत्रफल अगर पूछता तो ये आपका आंसर होता। लेकिन भैया आप क्वेश्चन को देखिए, क्षेत्रफल नहीं आयतन पूछा है, तो हम अभी बोल करके गए हैं सर कि अगर हम इस फार्मूला पे अगर बनाएंगे तो ये पाई हुई से कोई मतलब नहीं है। ये पाई से मतलब कब होता, जब हम इसी फार्मूला पे निकालते। और ये क्वेश्चन 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना था, जो 2 या 3 नंबर के मिलता था। वहां अगर ऐसे बना दीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कंपटीशन है सर, यहाँ तो 1 नंबर मिलेगा। किसी भी प्रकार से बना करके निकालना है, यहाँ तो तुक्का भी लगा देंगे तो आंसर नंबर मिल जाता है। तो आयतन में बाबू 2 गो आर की चर्चा है और 1 गो एच का चर्चा है। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाता है और इसके ऊंचाई को 10% से घटाया जाता है। अब देखिए सर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आई सर
इसमें अभी 3 वैल्यू आ गया, फॉर्मूला पर तो 2 वैल्यू चाहिए, तो कोई बात नहीं है सर, टेक्निक सीखिए ना इसका। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को हल करेंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इन दोनों को हल किए थे 1% आया है। क्यों? क्योंकि वो प्लस में था, एगो माइनस में। अगर दोनों प्लस में है तो प्लस 10 प्लस 10 10 गुने 10/100 ये 21 आ जाएगा। अब जो हल करके आया है ओकरा इसके साथ हल कर दीजिए एक बार फिर से, आयतन निकल करके आ जाएगा सर। तो मैं इसको हटाता हूं। अब देखिएगा +21 -10 और प्लस माइनस माइनस 21 गुने 10/100 ये कट जाएगा सर। ये घटेगा बाबू तो 11 बचेगा और ये 2.1 बचेगा और इसको घटाइएगा तो 8.1%, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सर, पता नहीं करने चलिए जाता है। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, कहता है कि n का मान ज्ञात कीजिए। सर हम डेली चर्चा कर रहे हैं कि अगर इस टाइप का प्रश्न अगर रहता है तो इसको बनाया नहीं जाता है, इसको सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। इसको सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि n का मान कैसे निकाला जाता है। सिर्फ अनुमान लगाना है कि n का मान निकालना है तो खाली एक कथन से आ जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों से सहायता करना पड़ेगा। तो सर कहता है, पहला में कहता है कि n का योग है 50-50, और दूसरा में कहता है कि जिस फार्मूला पर योग निकलता है वो योग बराबर होता है n × n + 1/2। तो सर पहला में योग देल है 50-50 और दूसरा में योग का फार्मूला दिल है, और हमसे n का मान पूछा गया है। तो जरा गौर कीजिए तो कि योग को यहां रखेंगे तो यहां रखेंगे तो 50-50 हल नहीं करना, हम बार बार कह रहे हैं n × n + 1/2। अब बताइए तो सर जब इसको हम पूरा डिटेल अब हल करेंगे, पूरा डिटेल अगर हम इसको हल करेंगे तो यहां से n का मान निकल करके आएगा। अब जरा आप गौर कीजिए कि खाली इससे भी आप n का मान नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि 50-50 कहां तक जोड़ने से आया है कोई पता हम लोग को नहीं है। 1 2 3 ... n, n का मान निकाल दीजिएगा, संभव ही नहीं है। खाली इससे भी हम n का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको कैसे हल कीजिएगा सर, बराबर में कुछ रहेगा तब नहीं हल कीजिएगा। तो इसीलिए कथन 1 वाला को हम बराबर में अगर रखे हैं तो देखिए अब यहां से अगर इसको हल करेंगे तो n का मान निकल करके आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। माने कि ना तो खाली 1 से आंसर दिया जा सकता है और ना तो खाली 2 से n का मान निकाला जा सकता है। 1 और 2 दोनों को अगर सहायता लेंगे तब n का मान निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न डाटा इफिशिएंसी में आता है, और इस सबको बनाया नहीं जाता है सर, बस खाली चेक करके देखा जाता है कि जो हमसे पूछा गया है वो मान कैसे निकालेंगे, 1 से 2 से कि दोनों को मदद लेकर के। तो यहाँ पे दोनों को मदद लेकर के इनका मान निकाला जा सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला आइएगा, अगले क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणनखंड एक विषम संख्या आएगा। देखिए सर ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसे हम अगर दिमाग नहीं लगाइएगा ना तो बहुत टाइम बर्बाद कर देगा। नंबर सिस्टम एक टॉपिक पढ़ना है सर, गुणनखंड, फैक्टर जिसको डिवाइजर कहते हैं। इसमें चेक करके देखना है, चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, चारों ऑप्शन में आप चेक करके देखिए। और ऑप्शन भी इतना बड़ा बड़ा है ना कि जब तक कोई टेक्निक नहीं लगाइएगा तब तक जल्दी मन में नहीं करेगा। सर प्रश्न चाहे तो 10 लाइन का हो या 1 लाइन का हो, नंबर तो आपको एक ही मिलेगा सर, इसलिए किसी को कम मत समझिएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बनाना सबको है। और प्रयास यही करना है कि 25 में 25 नहीं, ये सॉल्यूशन जो हो रहा है वो 30 में 30 का हो रहा है। 30 मैथ पूछा हुआ है सर, आगे चल के अगर देखिएगा ग्रुप डी का सेट में तो देखिएगा, कहता है किसका विषम गुणनखंड विषम आएगा। तो पहले है 20,000, तो 20,000 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 4। अब देखिए सर 2 के पावर 1 और 10 को लिखेंगे 5 दूनी 10, एगो हम डिटेल कर देते हैं। अब बोलिए बाबू, यहां पावर का मतलब एरो पर पावर, एरो पर पावर, तो यहां से 2 के पावर 4 और एगो पावर ए जा तो मैंने 2 के पावर 5 और 5 के पावर 4। और हम लोग को गुणनखंड निकालने का तरीका है कि पावर को एक बढ़ा दिया जाता है, तो 5 के बदले 6, 4 के बदले 5, तो 6 × 5 = 30। ये विषम नहीं है सर, ये सम है। अगला ऑप्शन कहता है 25,000, तो 25 सर को लिखेंगे सर 25 गुने 100। बोलिए इसको हम लोग लिखेंगे
5 के स्क्वायर गुने एरा लिखेंगे 5 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर, 5 पचे 25, 25 चौके 100। इसको लिखेंगे हम लोग 5 के पावर 4 और 5 के पावर 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। अब देखिए गुणनखंड निकालेंगे तो 4 के बदले 5 और 2 के बदले 3। कहीं गलत हुआ बाबू? हाँ गलत हुआ। देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 5 के स्क्वायर और इसको लिखेंगे 10 के पावर 3। ठीक है, अब चेक कीजिए 5 के स्क्वायर 10 के पावर 3 का मतलब कि 2 के पावर भी 3 और 5 के पावर भी 3। तो सर 5 के पावर तो 5 आ गया, 3 गो यहाँ 2 गो यहाँ तो 5 गो और 2 के पावर 3 तो 5 के बदले 6, 3 के बदले 4, 6 चौके 24, जो कि ये भी सम है। लेकिन आपको ऑप्शन में चेक करना है कि विषम कौन होगा। हम फिर एक बार लिखते हैं। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है 196 पर 00, 196 पर 00। तो 196 पर 00 को हम लोग लिखेंगे 196 को लिखेंगे 14 के स्क्वायर और 100 को लिखेंगे 10 के स्क्वायर। तो सर यहाँ 2 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि आधार सेम है तो पावर जुटता है। ठीक है, चलिए 4 के बदले 5, 2 के बदले 3 और 2 के बदले 3 तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45 और ये सर विषम है। ये क्या है? विषम है और यही आपका आंसर है। बात समझ में आया? तो यही आंसर है, क्योंकि हम लोग से पूछा गया था कि विषम भाजक बताइए तो एरो में सम आया, एरो में सम आया, एरा में को विषम आ रहा है। अगला को भी चेक करेंगे सर, समय आवेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो ये सब टाइम लेने वाला प्रश्न है, ये सब को जल्दीबाजी नहीं किया जा सकता है। अगर आपके पास अच्छा स्पीड और अच्छा कैलकुलेशन अगर है तो जल्दीबाजी किया जा सकता है, अन्यथा ऐसे जल्दीबाजी करना संभव नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आइएगा। कहता है एक समकोण त्रिभुज में ए न्यून कोण है। सर ये एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, तो समकोण है तो 90 है। ये वाला एंगल न्यून कोण है, माने 90 डिग्री से छोटा है। tan का मान 5/12 दिया है, तो tan का मान होता है लंब बटे आधार। तो ये 5 है सर, तो ये 12 है। तो समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 5 12 13 हो जाएगा। तो हम लोग से पूछा गया है कि cos A का मान बताइए, तो cos आधार बटे लंब माने कि 12/13 और यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक फर्नीचर दुकान में 7 कार्य दिवसों में से 6 में क्रमशः 18, 9, 24, 6, 21, 22, 6 पे बेचे गए। माने 7 दिन में 6 दिन का डिटेल दिया हुआ है। 18, 9, 27, 27, 6, 33, 33, 12, 45, 51 और ये इधर हो जाएगा, माने कि टोटल 90। 6 दिन में टोटल 90 है। 7वां दिन का हमसे पूछा गया है सर, मालूम नहीं है, तो हम लोग मान लिए कि 7वां दिन का बिक्री x है। तो 6 दिन का बिक्री 90 है क्वेश्चन में देखिए आप, और 7वां दिन का x है, तो टोटल 90 प्लस x। औसत निकालना है तो 7 से भागा। अब कहता है कि इसका समांतर माध्य प्रतिदिन बेचे गए सोफे का समांतर माध्य 7 दिन में प्रति दिवस बेचे गए 100 माध्यकों के बराबर है। माने कहने का मतलब है ना सर कि 7 दिन का जो औसत है से 7वें दिन बेचे गए वस्तु के संख्या के बराबर है। लैंग्वेज को उटपटांग करके लिख दिया है सर, पढ़ करके देखिए आप। समांतर माध्य या माध्यिका एवरेज कभी औसत नहीं लिखता है सर, जब भी लिखता है तो माध्य लिखेगा चाहे माध्यिका लिखेगा। कहता है कि 6 दिन में 90 को बेचा, 7वां दिन को x माने, औसत निकालने के लिए 7 से भागा दिए। अब कहता है ये औसत जो है माने समांतर माध्य जो है से 7वें दिन बेचे गए वस्तु के बराबर है। तो 7वां दिन कई वस्तु बेचा था x, इसके बराबर है, तो 7x में से x जाएगा तो 6x और 6x बराबर 90, तो x बराबर 15 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आइएगा सर। कहता है कि किसी गोले की त्रिज्या किसी बेलन की त्रिज्या की तिगुनी है। सर एगो बेलन है, बेलन है, इसका रेडियस, अब एक गोला है, गोला, इसका रेडियस। कहता है किसी गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की तिगुनी है। माने अगर इसका अगर हम r मानते हैं तो ये 3r हो जाएगा। आगे बढ़िए सर। कहता है कि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की 1.5 गुनी है। माने बेलन की जो ऊंचाई है, कहाँ लिख दूं इसको, इसको लिख देता हूं मैं और नीचे ऊंचाई
H। ये बेलन की बात हो रहा है, दोनों बेलन की चर्चा है। अब आप नीचे लिख देता हूं गोला, इसका रेडियस का चर्चा है। सर बोला गया है कि बेलन की ऊंचाई रेडियस का 1.5 गुना है, माने ऊंचाई जो है से त्रिज्या से 1.5 गुना है। तो 1.5 गुना का मतलब 3/2 होता है। तो माने कि त्रिज्या अगर 2 तो ऊंचाई कितना 3, x लगा लीजिए। और शुरू में क्वेश्चन में बोला गया था कि गोले की जो त्रिज्या है से बेलन की त्रिज्या की तिगुनी थी। तो बेलन की त्रिज्या 2 है, एरा से अगर तिगुना करेंगे तो इसका त्रिज्या 6x होगा। अब पूछा गया है कि बेलन का कुल पृष्ठ और गोले के आयतन, नहीं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान गोले के आयतन के संख्यात्मक मान का दुगना है। सर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × h + r और गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। कहता है बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से दुगना है, माने ये दुगना है और हमको करना है बराबर, तो 2 से गुना इसमें कर देंगे बाबू। अब कुछ नहीं करना है सर, यहां से मान बैठाना है तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, मान रखेंगे हम लोग तो 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, r बचा है, जबकि ये बेलन की r है तो बेलन का r 2x है गुने h + x, तो 3 और 2 5x, ठीक है, बराबर 4/3 गुने r3, तो r तो एक 6 है गोला का, तो 216x3। अब जरा गौर कीजिएगा सर, x स्क्वायर से x3 कट जाएगा तो एगो x बचेगा, ई कट जाएगा सर 7 1 और 2 3 6 72 बार में, ई कट जाएगा बाबू 2 बार में, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5/72 दूनी 144। तो अगर x का मान पूछता तो आपका आंसर यही हो जाता, लेकिन हम लोग से पूछा गया है कि बेलन की ऊंचाई बताइए, तो बेलन की ऊंचाई निकालना है सर, तो x के मान को यहाँ रखना पड़ेगा 5/144, तो इसको काट दीजिए 48 बार में, और यही आपका दुलारा सा प्यारा सा आंसर है। समझ में आया होगा बाबू आप लोग को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 रेलगाड़ी एक समांतर पटरी पर 60 और 30 के स्पीड से एक दूसरे की ओर चल रही है। 2 रेलगाड़ी है, एक दूसरे की ओर चल रही है, इधर से जा रही है 60 के स्पीड से और इधर से ही आ रही है 30 के स्पीड से, ठीक है। ये दोनों के बीच की दूरी सर 18,000 मीटर है, तो 18,000 मीटर मतलब 18 किलोमीटर, बोलिए। तो कहता है कितने मिनट में ये मिल जाएगी, तो आप लोग जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। 18 × 90, आप लोग को हम बार बार बता रहे हैं, कल वाला भी वीडियो में बताया हूं कि विपरीत दिशा में चाल जुटता है और एक ही दिशा में चाल घटता है। तो 1/5 घंटा और 1/5 घंटा का मतलब होता है 12 मिनट, और यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न आइएगा सर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटा में पूरी करता है। डिस्टेंस है सर 80 किलोमीटर और इसमें समय लगता है 2 घंटा, तो स्पीड हो जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। फिर कहता है कि रेलगाड़ी से 100 के स्पीड से और पैदल 20 के स्पीड से। क्वेश्चन देखिए आप, रेलगाड़ी से 100 के स्पीड से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल अगर चलेगी तो 20 के स्पीड से, और दोनों मिला करके चाल 40 लाए हुए हैं सर। क्योंकि सर इसके बारे में बोला नहीं है कि 80 किलोमीटर दूरी को रेलगाड़ी तय किया है कि पैदल तय किया है। सर इसके बारे में बोला नहीं है कि 2 घंटा जो समय लगा है वो रेलगाड़ी से लगा है कि पैदल लगा है, कहीं नहीं बोला हुआ है। तो इसका मतलब है कि 80 किलोमीटर की दूरी को दोनों तय किया है और 2 घंटा जो समय लगा है वो दोनों का लगा है। तो सर जब दूरी दोनों मिला के, चाल दोनों मिला के, सॉरी समय दोनों मिला के, तो दूरी दोनों मिला के, समय दोनों मिला के, तो उससे निकलने वाला जो चाल होगा वो भी दोनों मिला करके होगा। तो सर आप लोग जानते हैं मिश्रण के नियम कहता है कि अलग अलग तब तक अलग अलग और दोनों मिला के तो कहाँ, बीच में। चलिए घटा देते हैं अब इधर, तो ये 20 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, काटेंगे तो 1:3 आ जाएगा। और आप लोग एलिगेशन में पढ़े होंगे, आप लोग को पता होगा कि अगर चाल पे अगर एलिगेशन लगाइएगा तो
तो ये जो रेशियो आता है उस समय का आता है। किसका आता है? समय का। हम लोग से पूछा गया है सर कि बताइए रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की। तो रेलगाड़ी का अगर डिस्टेंस निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। सर रेलगाड़ी का चाल 100 डेल है, अगर रेलगाड़ी का समय निकल जाए तो दूरी तुरंत निकल जाएगा। तो बाबू कुल मिला के समय 2 घंटा है। कितना देरी? 2 घंटा। हम नहीं बोलेंगे तो 4। रेलगाड़ी का समय निकालना 1 से, यानी 1/2 घंटा लगा है। तो रेलगाड़ी का समय 1/2 घंटा है, इसको काट देंगे तो रेलगाड़ी से 50 किलोमीटर की दूरी तय की गई होगी और यही आपका आंसर नंबर सी है। चलिए सर स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन ये रहा है आपके सामने। कहता है कि लैला के पास 8 जोड़ा मौजा है। इन लैला और मजनू आ गई है, इसके पास 8 जोड़ा मौजा है। अब ये 8 जोड़ा मौजा में कौन कौन कलर है कोई पता हम लोग को नहीं है। पहला स्टेटमेंट कहता है नीला मौजा 3 जोड़ा है। नीला मौजा कई जोड़ा है? 3 जोड़ा है। और दूसरा में कहता है कि 3 अलग अलग मौजे हैं। तो हम लोग से शुरू में बोला गया है कि लैला के पास 8 जोड़े मौजे हैं, तो उसके पास सफेद मौजे कितने हैं? आई सर नीला देल है और 3 रंग के मौजा है, तो ये दोनों मालूम है। और जब तक ये दोनों मालूम नहीं चलेगा तब तक सफेद निकालना संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 3 कलर है और एक ही कलर के बारे में क्लियर किया है, इन दो के बारे में क्लियर नहीं किया है। तो ना ही तो आंसर 1 से दे सकते हैं और ना ही तो आंसर 2 से दे सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आगे बढ़िए सर। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गेंदों को पिघला करके 2 सेमी त्रिज्या वाला गेंदों में ढाला गया है, तो कितनी गेंद बनेगी? तो सर गेंद का मतलब गोला। तो गेंद की संख्या अगर कभी भी अगर पूछल करता है तो बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भागा दे दीजिएगा। तो गोला बड़ा हो चाहे छोटा हो, आयतन तो 4/3 पाई r क्यू ही होगा। 4/3 पाई r क्यू, इसका रेडियस 2 है, तो इससे ये कट जाएगा। 10 का क्यू सर 1000 और 2 का क्यू 8 होता है, यानी आंसर आपका 125। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर 43 नंबर क्वेश्चन का डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे। डायग्राम में कहता है कि दिए गए डायग्राम में कॉलेज में 80 छात्र है, टोटल लड़का 80 है, टोटल स्टूडेंट 80 है। फिर कहता है ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल और 5 सी टेनिस खेलता है। कितने छात्र एक से अधिक खेल खेलना पसंद करते हैं? जरा सब गौर से सुनिएगा मेरी बात को इधर। एक से अधिक, तो 1 से अधिक में माने कम से कम 2 खेल या 3 खेल या 4 खेल या 5 खेल या 6 खेल, क्योंकि सर 1 से अधिक में 1 से नीचे तो हो नहीं सकता है। माने ऐसे लड़कों की संख्या बताना है जो 1 खेल नहीं खेलता है, 1 से अधिक खेलता है। तो सर टोटल लड़का में से अगर सिंगल खेल खेलने वाले को अगर घटा देते हैं तो बाकी जो भी विद्यार्थी बचेंगे वो 1 से अधिक खेल खेलने वाला बचेगा। तो आप डायग्राम में देखिए कि 1 खेल खेलने वाला ए में 13 और आ में 12, बी में और सी में 10 है, तो 13 12 25 और 25 और 10 35, माने 1 खेल खेलने वाला 35 है। तो सर जो भी लड़का या 45 को बचल होगा वो सब 1 से अधिक खेल खेलता होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन आइए बाबू 47। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न ही, मात्र 1 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन सर तरीका अगर नहीं जानिएगा तो गड़बड़ा के रख देगा आपको। कहता है √384, टाइपिंग मिस्टेक है, √384 सटले x लिख दिया है, इंटू x। क्वेश्चन किया है कि सबसे एक पूर्णांक है। सर पहले पूर्णांक का मतलब समझिए कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब होता है बाबू इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है कि दशमलव में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। हाँ प्लस में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनाइट तक। फिर होता है -1 -2 -3 -4 -5 डॉट भी इन्फिनाइट तक। समझ गए? तो प्लस में माइनस में होगा, लेकिन पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि x के स्थान पर हम क्या रखें और क्या रख के हम वर्गमूल निकालें, कि वर्गमूल निकलने वाली जो वैल्यू आएगी
वो एक इंटीजर होगा, माने पूर्णांक होगा, माने पूरा पूरी मान होगा। चलिए सर चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए आप। 384 एलसीएम निकाल दो। 19 दूनी 38, फिर एलसीएम निकालिए। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर निकालिए। 48 दूनी 96, 3 से लगा दो नहीं डायरेक्ट 16, फिर 2 लगा दो नहीं 8, फिर 2 लगा दो 4, फिर 2 लगा दो 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 2 आ गया 7 गो और 3 आ गया 1 गो। अब यहाँ x है। अब जरा सा गौर कीजिए सर कि रूट से निकालने के लिए 2 हमको एगो और डालना पड़ेगा कि 2 अगर 8 गो हो गया तो 4 गो वर्गमूल निकल करके आएगा। तो रूट से निकालने के लिए 2 हमको एक और डालना पड़ेगा। तो 2 के पावर 7 और 2 के पावर 1। इस 3 को रूट से निकालने के लिए 3 एगो है, 3 हमको एगो और डालना पड़ेगा। अब 3 अगर हम एगो और डाल देते हैं तो 2 गो 3 का वर्गमूल एगो 3 होगा और 8 गो 2 का वर्गमूल 4 गो होगा, माने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो देखिए वर्गमूल निकल करके आ जाता है कितना 48। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा गया है, ये तो हमको चेक करके देखना था खाली कि मान रखने पर जो वैल्यू आता है वो पूरा पूरी आता है कि नहीं। तो देखिएगा सर गौर कीजिएगा, हमसे पूछा गया है कि x का मान आप क्या डालें। तो सर एक बार हमने 3 डाला और एक बार हमने 2 डाला, तो एक बार हमने 3 और एक बार 2, तो कुल मिलाकर के 3 दूनी 6 और यही आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर हम ऐसे नहीं कर लेंगे, तो कैसू कर लीजिए। 384 गुणे x कहता है हम ऑप्शन में रख रख के वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ऑप्शन में रख रख के वर्गमूल निकालिएगा सर, तो 3 और 2 तो पहले छट गया, क्योंकि वर्गमूल का नियम है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2 3 7 8 रहता है तो इसका जिंदगी में कभी वर्गमूल नहीं निकलता है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे छट गया, तो एगो चाहे तो 5 होगा और चाहे तो 6 होगा। अब 5 रख करके आप वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर पूरा पूरी निकल जाता है तो आंसर हो जाएगा, और नहीं तो फिर 6 निकाल के वर्गमूल 6 रख करके वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाता है तो 6 आंसर हो जाएगा। तो किसी तरह से सर आपकी मर्जी है। अब जरी को क्वेश्चन में है कितना खींचिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आइएगा, कहता है एक व्यक्ति अपने आय का 2/5 भाग खाने में, 3/10 भाग घरेलू में और 1/4 भाग अन्य खर्चों में व्यय करता है। इसके बाद उसकी आय का 20-21 बचता है, तो इसकी आय कितना है। तो सर बटा वाला क्वेश्चन अगर कभी भी अगर मिलल करे तो एलसीएम लेकर के बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देख रहे हैं बटा में कि 2/5, 3/10, 1/4, तो 4, 10, 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए। इसका 2/5 भाग खाद्य पदार्थ पर 2/5, तो 5 24 माने 8 रुपया। फिर कहता है 3/10 भाग घरेलू पर 3/10 6 रुपया। फिर कहता है बाकी जो पैसा बचा है उसको 1/4 अन्य पर, तो 1/4 का मतलब 5 रुपया। तो 8 6 14 5 19 रुपया जब कहीं ना कहीं खर्चे कर दिया है तो बचत कितना है अब 1, और यही बचत का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया हुआ है 20-21। हम नहीं बोलेंगे तो 1। इसका इनकम निकालना है तो इनकम को कितना माने थे 20। आपका आंसर दुगना हो जाएगा 40, 42 पर 0। तो इससे आसानी से हो जाता है, समझ गए। अगला आइएगा सर। अगला क्वेश्चन कहता है चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए अगला। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। 9% साधारण ब्याज की दर से 2 साल में ब्याज 117 होता है। तो सर आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर बढ़ता है, तो 2 साल में ब्याज 18 हो जाएगा और किताब कहता है ब्याज 117, हम नहीं बोलेंगे 18, बोलो निकालना 100 से। तो 13वां और 2नामा 50 बार में 13×5 = 65 और यही आपका आंसर है। चलिए सर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 नंबर। ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है सर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। ये बचपन में हम लोग को पढ़ना था। कहता है 3709 से निर्मित 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो सर जरा सा गौर कीजिए तो आप
कि सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो पहले ही 9 रहेगा, काहे कि 7 रख देंगे तो बड़ा संख्या बनेगा। 9 रहेगा, 9 पर से 7, 7 पर से 3 और 3 पर से 0। ये 4 अंकों से इससे बड़ी संख्या बनाया जा ही नहीं सकता है। सबसे छोटा बनाना है सर तो 0 से शुरुआत कभी नहीं किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न में आप नियम को याद रखिएगा। सबसे छोटा बनाना है तो 0 से शुरुआत तो कैले नहीं जाता है। तो क्या करेंगे 3, 0, 7, 9, सबसे छोटा ये बनेगा। अरे भैया 3, 0, 7 9 करो, लग रहा हो कि हम 7 का ही नहीं रख सकते हैं, तो रखो 3, 7, 0, 9। जरा सा देखो तो तुलना करके जरा से बड़ा ना आ गया ये। तो हमसे क्वेश्चन किया है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर बताइए। अब इसको घटा लीजिएगा, आप घटाइएगा तो 66, 51 आएगा, यही आपका आंसर है। सर कुछ क्वेश्चन पढ़ाया नहीं जाता है, कॉमन सेंस पे टिका हुआ रहता है वो। आप अपना कॉमन सेंस लगाइए और उसको बनाइए। जैसे क्या है, कॉमन सेंस नहीं, कोई टॉपिक में थोड़ी पढ़ना है। कहता है 4 अंकों से जो सबसे बड़ी संख्या बनेगा और यही 4 अंकों से जो सबसे छोटी संख्या बनेगा, उन दोनों का अंतर क्या होगा, घटा करके देख लीजिए आप। चलिए सर अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है सर। 144 रुपये में बेचने से 4% की हानि होती है। तो 144 से बेचने से 4% की हानि होती है तो 96 का वैल्यू है। तो जरा क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो 16 चौवाल से 16 चौवाल से और 16 छक 96। अरे अच्छा अभी आओ कटता 3 तिया 2 तिया 5 तिया 15, मैंने क्रय मूल्य 150 आ गया। अब कहता है इसको बेच देता है 168 रुपया में। तो सर 150 में खरीद के अब 168 में अगर बेच दीजिएगा तो 18 रुपया लाभ होगा। लाभ हमेशा छोटा से या तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए 100, और इसको काट छाट कर लीजिए, आपका आंसर 12% आ जाएगा। सिंपल प्रश्न भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर। अगला क्वेश्चन कहता है आदित्य एक मंदिर साइकिल से जाता है। बहुत अच्छे प्रश्न है, इसको आराम से समझिएगा। मंदिर साइकिल से जाती है और उधर कार से वापस आ जाती है। मैंने कहने का मतलब कि मंदिर कहीं दूर है, इधर से बेचारी गरीब लड़की थी, साइकिल से गई है और ओने से कार से लौट गई है। और तो ओने से जाए में गरीब थी तो ओने साई में अमीर कैसे हो गया। तो एने से गई होगी अपन वाला से और ओने से आई होगी पहिलका वाला से, पुरनका से। अब जाने और आने में उसको 13.5 घंटा लगा है सर। 13 घंटा 30 मिनट का मतलब 13.5। फिर वो कह रही है, इतना पागल लड़की है वो कहती है कि अगर हम दोनों तरफ कार का प्रयोग कर ले, मैंने बॉयफ्रेंड वाला सामान में पसंद आवे लगा उसको यार। दोनों दोनों कहती है कि अगर हम कारे प्रयोग कर ले, मैंने जिए भी कारे से और ये भी कारे से, तो ज्यादा बात उखन ये मानता है। बेचारा पहुनमा तो कभी कभी गोसाई हो जाता होगा। मैंने जाएगा भी कारे से और आएगा भी कारे से, तो 4 घंटा बच जाता है, मैंने 9.5 घंटा लगता है। बोलिए। अब फिर वो सोच रही है कि अगर हम जीतीए हल भी साइकिलिए से और आतीए हल भी साइकिलिए से, वही नीतीश कुमार वाला साइकिलिया से, जाती भी साइकिले से और आती भी साइकिले से, ताब कहता है कितना समय लगता। पागल लड़की जा रही है, परेशान हमनी के कर रही है। ये हो गया 2k, ये हो गया 2c। सर इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2c प्लस 2k बराबर 27 घंटा। अब कोई बुतरू कह रहा होगा कि सर 2 से गुना कहा अपन मने कर दिए हैं, तो बाबू आप तो कम से कम समझ लो कि 2 से गुना किए तो 2c भी दिख गया और 2k भी दिख गया। अब 2c का मान हम लोग को निकालना है सर, और 2k का मान दिया हुआ है 9.5 घंटा, तो बराबर 27 घंटा। अब एरा ले जाके उन्हें अगर घटा देते हैं तो 2c का मान आ जाएगा 17.5 घंटा। अभी नए एरो में कोई मंत्री बन जाना कि 2 से काट देना इसको। सर यही ऑलरेडी 2c का मान हम लोग से पूछा गया है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर आइएगा। कहता है कि बताइए 12.0543 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 का स्थानीय मान हम लोग से पूछा गया है। तो सर अगर पॉइंट नहीं रहता तो 3 का स्थानीय मान तो यही हो जाता, लेकिन यहाँ पॉइंट देल है तो 3 है कहाँ, यहाँ। तो 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, यहाँ तो 1 हो जाएगा। 1 पॉइंट हटा दीजिए, 1 2 3 4, और यही आपका आंसर है। कितना आसान है ये सब। अगला आइएगा सर, लेकिन सर बेसिक नॉलेज आपको रखना बहुत जरूरी है, काहे कि कभी कभी आसान प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब देखिए ना सर, अगला क्वेश्चन कितना आसान है। कहता है कि एक व्यक्ति जनवरी में 150 ग्राम का औसत भार का 3 पैकेट, 150 ग्राम वजन वाला 3 पैकेट तो 450 किलो हो जाएगा, और 250 ग्राम वाला 5 पैकेट, 250 ग्राम वाला 5 पैकेट तो 25 25 25 से 1250 हो जाएगा। तो कुल मिला करके 8 पैकेट हो गया, 5 और 3 8 गो, और ये हो गया 12 4 16 1 1700। तो कहता है सभी का औसत क्या है, तो भागा दे दीजिएगा तो 212.5 आ जाएगा। बताइए सर, एकदम सिंपल प्रश्न था ये। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ बहुत अच्छे प्रश्न, कि 32 लोग 12 दिन में एक दीवार को बना सकते हैं। 32 कोई आदमी है और एक दीवार को ये 12 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकता है। फिर कहता है कि 24 लोग होते जिसकी क्षमता पहले वालों की क्षमता का 1/3 होता। गौर से समझिएगा सर, माने पहले जो आदमी काम कर रहा था उसके ताकत का 1/3 ताकत अब जो नया आदमी 24 गो आया है उसका है। क्षमता का मतलब ताकत होता है। इसका कहने का मतलब है सर कि पहले वाला प्रत्येक आदमी का क्षमता 3 होगा। तो सर पहले था कई आदमी टोटल 32 गो, और पहले वाला प्रत्येक आदमी का क्षमता 3 है, तो अब वाला का प्रत्येक क्षमता 1 होगा। तो कहता है अब 5/8 भाग दीवार को कितना दिन में बना देगा। तो आप लोग को पता है सर कि 5/8 भाग काम है, तो काम जो रहता है माने कि क्वांटिटी जो होता है वो नीचे लिखाता है। तो इसको 8 को भी ऊपर भेज दीजिए, अब इसको काट छाट कर दीजिए। तो 8 को ऊपर अगर भेजेंगे हम लोग तो 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 तो 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, और यही आपका आंसर है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक संख्याओं करने चल गए जी, हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार √2880 x एक पूर्णांक है तो सबसे छोटा धनात्मक क्या होगा। तो इसके बारे में हम अभी समझा करके गए थे कि x की जगह ऐसा कुछ मान रखना है ताकि इसको हल करने पर पूरी वर्गमूल निकाला जा सके। तो सर पहला है 10, अगर हम 10 रखते हैं बाबू तो 0 0 कट जाएगा 288, और 288 का वर्गमूल होता नहीं है। दूसरा है सर 2 से भागा देंगे तो 144 माने कि 1440, और 1440 का पूरी वर्गमूल होता नहीं है, और पूर्णांक का मतलब है कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, और जिस संख्या का पॉइंट वर्गमूल नहीं होता है उसका तो वर्गमूल पॉइंट में आ जाएगा। अगला है सर 20 और 5, अब इसी में लड़ाई है। अगर हम यहाँ पे 20 रखते हैं तो 144, और 144 का वर्गमूल 12, लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 पचे 25, 3 8, 5 सते 35, 5 36, इसका वर्गमूल 24 होता है। लेकिन अब तुरंत गौर करो कि ये 20 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, तो सबसे छोटा कौन है 5, और यही आपका आंसर है। चलिए सर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे एक प्रश्न के बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं, प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सर बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। स्टेटमेंट में बोला है कि पिता और पुत्र के आयु के बीच का अंतर 21 साल है, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको हम डिटेल करते हैं। पिता और पुत्र, पिता का आयु F और पुत्र का आयु S, पिता और पुत्र के आयु का अंतर 21 साल है, तो हमसे पुत्र की आयु निकालने के लिए कहा गया है। ये पुत्र की आयु हम लोग को निकालना है, पुत्र की आयु हम लोग को ज्ञात करना है। अब आपको चेक करके देखना है कि पुत्र की आयु निकालने में कथन 1 मदद करता है कि कथन 2 मदद करता है, कि दोनों कथन से निकाला जा सकता है। हम बार बार बोल रहे हैं सर कि इस प्रकार के क्वेश्चन में बनाया नहीं जाता है, बस खाली अनुमान लगाया जाता है कि इसका आंसर कैसे दिया जाएगा। चलिए देखिएगा, पहला में कहता है कि 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र के आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, पिता का आयु F माने है, पुत्र का आयु S माने है। 5 साल बाद जाएंगे तो 5 बढ़ेगा, और ये दोनों का रेशियो हो जाएगा 5:2। तो इसको गुना करेंगे तो 2F - 5S बराबर 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25 माने 15,
इक्वेशन 1 आ गया। अब जरा गौर कीजिए तो सर कि यहाँ f माइनस एस बराबर 21 दिल है और यहाँ 2f माइनस 5s बराबर 15 दिल है। सर इस दोनों को अगर हल करेंगे तो f का भी मान निकाल लेंगे और s का भी मान निकाल लेंगे। जरा गौर से देखिए तो f माइनस एस बराबर 21 निकालना नहीं है। 10th क्लास में ये समीकरण हम लोग पढ़े थे। बताइए तो यहाँ से हल करेंगे तो f और s दोनों का मान निकलेगा कि नहीं? माने कि 1 से भी इसका मान निकाला जा सकता है। दूसरा में आइएगा, दूसरा में कहता है पिता और पुत्र के आयु का योग 66 वर्ष है। पिता और पुत्र के आयु का जो योग है तो ऐसे काहे लिखते हैं, पिता और पुत्र के आयु का योग 66 वर्ष है। लेकिन ये योग जो है सर से 5 साल बाद है, तो 5 साल बाद से अगर हमको वर्तमान लाना है दोनों बाप बेटा को तो 10 घटा देंगे तो ये 56 आ जाएगा। तो बोलिए तो सर f प्लस एस बराबर 56 और f माइनस एस बराबर क्वेश्चन में शुरू से कैसे दिल है सर, दूसरका से भी हम लोग मान निकाल सकते हैं कि नहीं f और इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा या तो केवल 1 और या तो केवल 2। माने कि या तो केवल 1 से भी मान निकाल सकते हैं पुत्र और पिता का और या तो फिर केवल 2 से भी पिता और पुत्र का मान निकाल सकते हैं। जिस बच्चा को यह समीकरण हल करने नहीं भी आता है कोई बात नहीं है, क्योंकि हल इसमें करना ही नहीं है। हमने चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूं, कल भी बोला था, इसके पिछले वाले वीडियो में बोले हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को मान कभी निकालना ही नहीं है। आराम से खाली देखना है कि मान निकाला जा सकता है कि नहीं। तो सर यहां से भी हल करेंगे तो f और इसका मान निकल जाएगा और यहां से भी हल करेंगे तो f और इसका मान निकल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन सर पूछा जाता था पहले बैंकिंग में, अब रेलवे उठा रहा है। माने बैंकिंग का पूरा सिलेबस रेलवे उठा रहा है। आप लोग को पता होगा कि बैंकिंग का क्वेश्चन अभी भी और पहले भी जितने भी मैथ आते थे सब पॉइंट में आता था, काटने के बाद पॉइंट में आ जाएगा, आंसर कभी पूरा पूरी नहीं आवेगा। सर आज वही नतीजा आपका रेलवे का है, इसको कमजोर मत समझिए, ये बहुत बढ़िया एग्जाम हो गया है। अगर आप पास कर गए तो चंद्रमा पर भी अगर बहाली निकलेगा तो कोई भी एग्जाम को आप पास कर जाइएगा। आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है, कहता है संख्या का एक समुच्चय माध्य का समुच्चय के समांतर माध्य 8 है और दूसरा का समांतर माध्य 15 है। पहला का समांतर माध्य 8 है और दूसरा का समांतर माध्य 15 है और कुल मिलाकर के समांतर माध्य 12.5 है। इसको बीच में रख दीजिए, घटाएंगे सर तो 2.5 और इन्हें 4.5 काट दीजिए, 5 पचे 25 और 9 पचे 45 और यही आपका आंसर है। चलिए सर आज के क्लास का लास्ट प्रश्न देखिएगा, आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा और हम लोग अब एक दूसरे से विदा लेंगे। कहे कि आप लोग को भी भाई खाना दाना बनाना है, रोटी पार्टनर बेल रहा होगा। आज तू बाबू मैथ के वीडियो देखे में लगल ही तो रोटियाँ झोलिए न दे तो गोसवा से। यार बढ़िया है कि हम भी अब लास्ट करते हैं, दोनों मिल के देखिए, ज़्यादा समाज में भी आएगा और खानमों बेस से बनेगा, पढ़े में मजा आएगा, सूते में भी मजा आएगा। अगला देखिएगा, कहता वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब सुनिए सर, ये ऐसा क्वेश्चन है ने कि बढ़िया बढ़िया के गोसा शांत हो जाता है। कहता है वह सबसे छोटी लगता है गलत है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। माने कहने का मतलब है ना बाबू कि छोटी सी छोटी संख्या बताइए ने, जरा अगर घटा देंगे तो इसका पूरा पूरी वर्गमूल हो जाएगा। तो ये सर दिमाग पर आधारित है। हम अभी ने बोले सर कि बहुत सारे चीज आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको खुद से कॉमन सेंस लगाना है। माने कहने का मतलब है कि संख्या अगर नहीं दिया है तो ऑप्शन से सहारा लेना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है सर 96। 96 अगर हम इसमें घटाते हैं तो बचता है 2704। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है सर कि पूरा पूरी वर्गमूल होना चाहिए। अब होगा वर्गमूल कि नहीं होगा ये तो 2704 को चेक करके देखना पड़ेगा। अब 2704 को चेक करके देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। 2704 के एलसीएम आता है जी, देख लीजिए लगा करके, वर्गमूल पूरा पूरी निकलता है। तो 5 से लगाएंगे तो 5 पचे 25, 2 जोड़वे उतरेगा, 5 और 5 10, 2 बार में, हाँ एकदम ठीक हो ठीक जा रही है, ठीक जा रही है। देखिए वर्गमूल निकल रहा है सर। तो देख बाबू
पहला ऑप्शन सही जाना ही कब मिला है, जब बढ़िया से बात उत करके गनी है, ना तो जहाँ लड़ाई झगड़ा करके गनी है तो यही ऑप्शन में डी में मिलतो है। अब आप लोग कहिएगा कि मार्ट साहब ये अब इतना जल्दी आप कैसे कर दिए, तो जरा ध्यान से समझिएगा। कहता एरा में क्या घटा दिया जाए कि जो घटाने के बाद संख्या बचेगा उसको पूरा पूरी वर्गमूल हो जाएगा। हम पहले के ऑप्शन में को घटा दिए हैं कि चल तोरे घटा दियो। अब इसको अगर घटा दिए तो बचा 2704, और 2704 के वर्गमूल देखिए एकदम फ्रेश में एकदम साफ सुथरा गोर नार एकदम निकल रहा है। तो सर आज का सेवा समाप्त। आराम से आप लोग वीडियो को देखिए और नियम को याद रखिए, मेथड को याद रखिए, क्योंकि सर तरीका जितना भी मिलेगा सब शानदार मिलेगा। मुश्किलों से सामना करना है, बस मात्र 2 महीना तो अब लगता है समय ही बचा हुआ है रेलवे के लिए, क्योंकि फरवरी में हम लोग का तो भाई लगने शुरू हो जाएगा। तो लगन शुरू हो जाएगा तो फिर लगन शुरू होला के बाद फिर मज़ा नहीं आता है, फिर मन नहीं लगता है, फिर बाराती उराती घूमे में रह जाइएगा। ये वाला बढ़िया है कि क्यों ना हम अभी तैयारी कर लें, अब आराम से उहड़ी चल जाएंगे बाराती। तो कहने का मतलब है सर कि आराम से लगे रहिए, मेहनत करते एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ते रहिए। मैथ, रीडिंग, साइंस, आर्ट्स जो भी पढ़ना है एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और देखिए कैसे अभी अगला ग्रुप डी आपको हाथ में नहीं होता है। अगर ग्रुप डी हो गया सर तो 2022 तक इसका ज्वाइनिंग है। माने कि सरकार का मनसा ही यही है कि अब जितना जल्दी एग्जाम ले लूँ और एग्जाम लेने के बाद सबको हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर थमा दूँ, ताकि सरकार अगर उन्हें से ज्वाइनिंग दे दी तब ने अगला ज्वाइनिंग मिलेगा। समझ रहे होंगे। चलिए सर, तो आज का सेवा समाप्त करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जाइए, खाइए, पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है सर, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।